अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले बात हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज अ कंपनी, उसका मीनिंग क्या है और उसके डेफिनेशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कंपनी एक्चुअल में होती क्या है। तो अ कंपनी इज एन एंटिटी। कंपनी क्या है, एक एंटिटी है, इनकॉर्पोरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्संस, उसको बनाया गया है ग्रुप ऑफ पर्सन ने थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ के प्रोसेस के थ्रू इस कंपनी को बनाया है, सम लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके, फॉर अंडरटेकिंग अ बिजनेस। बिजनेस करने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी को थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ खड़ा करा, बनाया, ठीक है। इट इज एन कैसा पर्सन होता है कंपनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा पर्सन है कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मैनर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी। मेंबर से क्या है अलग, मैं क्या बोलता हूँ, आपका बिजनेस और आप लोग क्या हो, अलग अलग, इक्वल एक जैसे तो नहीं हो, आप और आपका बिजनेस क्या है, अलग अलग। ऑफ विच आर नोन एज, लोगों को क्या बोला जाता है कंपनी के, या तो मेंबर्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। बचपन में पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस अलग है, मेंबर्स अलग है। मेंबर्स की अगर डेथ हो गई तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं। बिजनेस स्टार्ट हुआ था थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ था, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। बंद भी कैसे होएगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। इट इज बीइंग सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। तो ये अपने मेंबर से अलग है। तो मेंबर्स की डेथ हो जाए, ठीक है, इंसॉल्वेंसी हो जाए, मतलब कि इनकी लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, कर्जा ज़्यादा हो गया, एसेट्स बची नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस तो आपका कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। गुड। कंपनी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, देखो कंपनी की बहुत प्यारी डेफिनेशन है। कंपनी मीन्स अ, कंपनी, कंपनी का मतलब क्या, कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक है। तो कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, कहाँ पे बनी है, अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर बनी है, एंड एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनी इज अ कंपनी जो कि बनाई गई है कंपनी लॉ के अंदर। कंपनी एक कंपनी है जो कि बनाई गई है किसके अंदर, कंपनी लॉ के अंदर। कंपनी का एक लॉ है, ठीक है, उसके अंदर बनाया गया किसी कंपनी को, उसको क्या बोलेंगे, कंपनी, ठीक है। कंपनी कैसा पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय द लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी। किसने बनाया है, लॉ ने बनाया है, ठीक है। कंपनी को किसने पैदा करा, लॉ ने। विद अ परपीचुअल सेसेशन विद एंड अ कॉमन सील। परपीचुअल सेसेशन मतलब कि कंटिन्यू विल, कंपनी विल कंटिन्यू फॉर अ, कंपनी विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर। कंपनी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, ठीक है। आज फादर काम कर रहे थे, कल को उनका बेटा आएगा, वो टेक ओवर कर लेगा, फिर आगे कोई आएगा, वो चला लेगा। इसको क्या बोलते हैं, परपीचुअल सेसेशन। और इसकी क्या होती है, कॉमन सील, ठप्पा, स्टैम्प। कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील, स्टैम्प। तो कोई भी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर नीचे कंपनी की क्या होती है, स्टैम्प होती है, नहीं होती, ठीक है। तो कंपनी क्या है, जल्दी से, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है, परपीचुअल सेसेशन है, और इसकी अपनी क्या होती है, कॉमन सील। स्टैम्प 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 क्यों बोला गया, हर एक कंपनी की अपनी क्या होनी चाहिए, कॉमन सील। अगर आप बोलते हो कि आपकी कंपनी है तो उसका क्या होना चाहिए, आपके पास स्टैम्प होना चाहिए ना, है। हाँ, नहीं नहीं, नॉट लोगो, लोगो 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 अलग होता है। वो तो लोगो तो कंपनी की पहचान होता है, और वो सील मतलब कंपनी के एक तरीके से सिग्नेचर के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय द कंपनी, ठीक है। स्टैम्प अलग होता है, लोगो अलग होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का पैदा होना, कंपनी को रजिस्टर करवाना। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कैसे बनी है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। द कंपनीज एक्ट, ईदर अंडर द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो आज का जो कंपनीज लॉ जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2013 में बना था नया कंपनी लॉ। उससे पहला कौन सा चल रहा था, 1956। तो 1956 के बाद ये कब चेंज हुआ था, 2013 के अंदर चेंज हुआ था कंपनी लॉ। उसके अंदर जो भी कंपनी रजिस्टर हुई उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, परपीचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी विल कंटिन्यू फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, इस पे एंड नहीं हो सकता, कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम और द अमाउंट गारंटीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इन द केस ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। कोई भी कंपनी है वो कैसी कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी। भाई सीधी सी बात है, आज आपने कंपनी में पैसे लगाए, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो आपने कंपनी में पैसे लगाए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। कल को अगर आपने कंपनी में पैसे लगाए थे कितने, 10 लाख रुपीज़, कितने पैसे लगाए, मान लो 10 लाख रुपीज़ लगाए। कल को अगर बिजनेस में लॉस हो गया, एक पार्टनर था ए, एक पार्टनर था बी, एक पार्टनर था सी। बी ने लगाए 20 लाख, सी ने लगाए 30 लाख। कंपनी में लॉस हुआ 1 करोड़ का, तो ए कितना पे करेगा, 10 लाख, बी कितना पे करेगा 20 लाख, सी कितना पे कर सकता है
30 लाख, ये इनकी लाइबिलिटी। सर बाकी का बचा हुआ कहाँ से जाएगा, वो बात करेंगे। तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम, जितना उन्होंने पैसा लगा रखा है कंपनी के अंदर उतनी ही क्या है उनकी लाइबिलिटी। कल को अगर लॉस होता है जितना पैसा लगा है उतनी ही मेंबर्स की क्या है लाइबिलिटी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम क्या कर सकते हैं अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। मान लो आपके पास कोई शेयर थे, ठीक है, पब्लिक कंपनी के, तुम्हारे अकाउंट्स के अंदर 100 में से 100 आ गए, खुश हो गए, तुमने सारे शेयर्स मेरे अकाउंट में क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब दे आर इजीली ट्रांसफरेबल। कौन सी कंपनी के शेयर ट्रांसफर होंगे, पब्लिक कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के ट्रांसफर नहीं हो सकते। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज इज रेगुलेटेड, प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स कौन रेगुलेट करता है, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तब क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं कौन सी कंपनी का, पब्लिक कंपनी के, प्राइवेट कंपनीज के शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनी को चलाता कौन है, मैनेजमेंट, और ओनरशिप किसकी है, मालिक कौन है। कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑल द मेंबर्स बट देयर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। तो मेंबर्स मिलके किसको अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स अल्टीमेटली किसको रन करते हैं, कंपनी को। थस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट, मैनेजमेंट अलग होती है, ओनरशिप क्या है, अलग। ओनर अलग होता है कंपनी का, मैनेजमेंट अलग होती है। ऐसा नहीं कि ओनर और मैनेजमेंट सेम है, ठीक है। एक- नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देख, जो ओनर्स जो है, ओनर्स, जो ओनर्स है वो कौन है, डायरेक्टर्स। और जो मैनेजमेंट जो है, जो उसके नीचे जितने भी मैनेजर्स वगैरह है, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, वो सारी क्या है, मैनेजमेंट। ओनर्स कौन हो गए, डायरेक्टर्स, ठीक है। जैसे मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो एक तरीके से क्या है, ओनर। सबसे बड़ा शेयर उनके पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, कितना परसेंट, 51%। और बाकी सब क्या है, किसके पास है, मैनेजमेंट के पास है, पब्लिक के पास है, कुछ सरकार के पास है, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, ठीक है। तो बाकी 49% जो है ना वो बिका हुआ है। भाई इस 49% में से कुछ इसके लड़के ने खरीद रखा है, कुछ इसकी बेटी ने खरीद रखा है, कुछ इसकी बीवी ने खरीद रखा है, कुछ कंपनी के एम्प्लॉइज ने मिलकर खरीद रखा है, कुछ बाहर के लोगों ने खरीद रखा है। समझ पा रहे हो मेरी बात। बात करते हैं कॉमन सील। हर एक कंपनी की क्या होनी चाहिए, कॉमन सील। तो कॉमन सील का मतलब, अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील, इफ इट हैज़ अ कॉमन सील इट इज़ अफिक्स्ड टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो जो भी कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उस पर कंपनी की क्या लगी होनी चाहिए, सील, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है हर बार, एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है और कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो अभी हमने पहली बुक पढ़ी थी पार्टनरशिप, और अब दूसरी बुक जो पढ़ रही है ये बुक किसकी है, कंपनीज की। पूरी बुक किसकी है, कंपनी की, और पहली बुक किसकी थी, पार्टनरशिप की। तो डिफरेंस में कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। पार्टनरशिप का कौन सा लॉ होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनीज का कौन सा लॉ है, कंपनीज लॉ 2013। तो पार्टनरशिप एक्ट लगा 1932, कंपनीज एक्ट लगा कौन सा, 2013। मिनिमम नंबर ऑफ कितने पार्टनर्स होने चाहिए कंपनी में, दो। एक अकेला बंदा तो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, तो मिनिमम पार्टनर कितने, दो। और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे, 50। किसी भी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे, सिर्फ 50। पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम नंबर इज 7। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 7। और मैक्सिमम लिमिट क्या है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितने मर्जी हो सकते हैं। तो मिनिमम क्या है, 7, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनीज में कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 2 मेंबर्स, बट नॉट एक्सीडिंग 200। तो जो पब्लिक कंपनी है उसमें मेंबर्स अनलिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स 200 है। मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने हैं, 7। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम कितने थे पार्टनरशिप में, 2। मैक्सिमम कितने थे, 50। बात करते हैं किसकी, कंपनी की। कंपनी में 2 कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक और एक कंपनी कौन सी है, प्राइवेट। पब्लिक में मिनिमम कितने हैं, 7 मेंबर्स। मैक्सिमम क्या है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड यूएल, अनलिमिटेड। प्राइवेट की बात करें मिनिमम कितने मेंबर्स है, 2, और मैक्सिमम कितने हैं, 200। तो यहाँ पे एमसी का क्वेश्चन आ जाता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है।
तो ये छोटी सी चीज़ याद रख लेना। आगे लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी होगी पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कल को अगर बिजनेस में लॉस होता है तो पार्टनर्स के घर भी बेच देंगे, सारी की सारी एसेट बेच देंगे, लेकिन जो बिजनेस का लॉस है वो पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। लेकिन अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, कंपनी की बात करूँ, कंपनी, एक बात है पार्टनरशिप की, एक बात चल रही है कंपनी। पार्टनरशिप में क्या है, तुम 4 जनों 5 जनों ने मिलकर क्या करा, पार्टनरशिप का बिजनेस, लॉस हुआ तो जो तुम्हारी जो बिजनेस में जो कैपिटल थी वो तो यूज होगी उस लॉस के लिए, प्लस अगर वो लॉस रिकवर नहीं हुआ तो घर की भी सारी एसेट्स को बेच के तुम्हारे वो लॉस को क्या करेंगे, रिकवर। लेकिन बात करते हैं तुम किसी कंपनी के मेंबर हो, तो जितने तुमने उस कंपनी में पैसे लगाए हैं उतने तक की जिम्मेदारी आपकी है, बाकी दूसरों की जिम्मेदारी। इसने 10 लाख लगाए, इसने 5 लाख, इसने 50, उसने 1 करोड़, उसने 2 करोड़, तो तुम्हारी जिम्मेदारी जितने जितने तुमने पैसे लगाए उतने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। जितना तुमने शेयर परचेज करा, अब 10 लाख में जितने शेयर्स आए, 20 लाख में जितने शेयर्स आए, उतनी आपकी लाइबिलिटी। कल को अगर कंपनी डूबी तो तुम्हारे कितने पैसे डूबेंगे ना, जितने पैसे तुमने लगाए। सीधी सी बात, वो घर से आके थोड़ी ना तुम्हारे और पैसे लेकर जाएंगे, कंपनी डूब रही है लगे हाथे और पैसे दे दो, ऐसा थोड़ी ना होएगा। ठीक है, तो जितने पैसे लगाए वही तो डूबेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके हिसाब से, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, है ना, डीड के हिसाब से। और यहाँ पे डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखा होगा कि हर एक मेंबर को कितना प्रॉफिट वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑडिट की बात करें, ऑडिट ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ऑडिट की बात करें तो यहाँ पे ऑडिट क्या है, ज़रूरी। ऑडिट का मतलब होता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग। तो पार्टनरशिप में आपकी चेकिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर चेकिंग ज़रूरी है भाई। कंपनी के अंदर बाहर वालों का पैसा भी लगा होता है, समझो चीज़ समझो। पार्टनरशिप में तुम 2 दोस्त 3 दोस्त मिलकर बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे चेकिंग की ज़रूरत नहीं है। 2-3 जने हैं बिजनेस के अंदर, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में, 50। अब यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड, यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों का पैसा लग रखा है, तो यहाँ पे ऑडिट तो क्या है, ज़रूरी। अब मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मान लो 10 लाख करोड़ रुपए पब्लिक का लगाए, 15 लाख करोड़ कंपनी का लगाए, कल को पैसे लेके भाग गया फिर, तो हमें पूरी चेकिंग करनी पड़ेगी नहीं। चेकिंग ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है। तो पब्लिक के पैसा अगर लग रहा है किसी चीज़ में, उसकी ऑडिट करवानी, चेकिंग करवानी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑडिट क्या है आपका, मैंडेटरी। ठीक है, बाकी और भाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 6 पॉइंट तक पढ़ लो बस, और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी फालतू में क्यों पढ़ाऊँ जब आना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, काइंड्स ऑफ कंपनी। व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, जो जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लेना, थ्योरी बहुत सारी गिवन है, सारी थ्योरी काम की नहीं है। ठीक है, कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे क्वेश्चन बनता है उतना ही पढ़ेंगे। पहली कंपनी कौन सी है, 1 पर्सन कंपनी। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। सबसे पहले बात करेंगे 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी एज द नेम सजेस्ट, नाम क्या बोल रहा है, एक बंदे की कंपनी। सर इसको तो हम सोल प्रोप्राइटर बोलते थे बेटा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया, कंपनी, अकेले बंदे की कंपनी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का तो बिजनेस होता है, कंपनी नहीं होती। ठीक है, सेक्शन 2 Subsection 62 of the Companies Act 2013 defines 1 person company as 1 person company means a company which has only 1 person as member। उस कंपनी का एक ही पर्सन कौन है, मेंबर। ठीक है, Rule 3 of the Companies Incorporation Rule further provides that only a natural person being an Indian citizen and the resident in India can form 1 person company or can be a nominee of the sole member of 1 person company। मतलब एक पर्सन जो होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। कहाँ का रहने वाला होता है, इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। कहाँ पर रहे वो, इंडिया के अंदर हो, सीधी सी बात है। और कैसा पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। कैसा पर्सन, नेचुरल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। कौन सा पर्सन, नेचुरल पर्सन, और इंडिया में रहने वाला होना चाहिए। वो क्या बना सकता है, 1 पर्सन कंपनी इंडिया में बना सकता है। अब जो आपने कंपनी जो बनाई है 1 पर्सन कंपनी, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होगी, वो सिर्फ किस चीज़ के लिए होगी, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होगा उसका। कैसा मोटिव होगा, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। 1 पर्सन कंपनी से आप क्या नहीं कर सकते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब ये कंपनी क्या नहीं कर सकती, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसकी पेड अप कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा नॉट मोर देन 50 लाख। इस कंपनी में तुम मैक्सिमम कितने पैसे लगा सकते हो, 50 लाख। इसकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स, पिछले 3 साल की एवरेज टर्नओवर किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब पिछले 3 साल की एवरेज की सेल्स की बात करूँ तो हर साल आप सिर्फ कितनी सेल कर रहे हो,
मान लो 2-2 करोड़, मतलब जो एवरेज जो आ रहा है 3 3 साल का जो एवरेज जो आ रहा है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं आ सकता। 3 साल का एवरेज कैसे निकलेगा? 3 साल की आपने टर्नओवर लिखी, उसको डिवाइडेड बाय 3 करा, तो ये आंसर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आंसर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाई बोल रखा है ना, तो ही आपकी क्या बनेगी 1% कंपनी। अगर आपका ये 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर गई तो आपको 1% कंपनी। अब भाई डिफरेंस होता है ना, अब जैसे स्मॉल कंपनी होती है, एक होती है लार्ज कंपनी। तो स्मॉल कंपनी का मतलब क्या, कितना पैसा लगा होना चाहिए उसमें। लार्ज कंपनी मतलब क्या, कितना पैसा लगा होना चाहिए। तो डिस्टिंक्शन होती है ना। अब जैसे मान ली जीएसटी है, जीएसटी उसमें टर्नओवर लेना है तो 20 लाख की सेल्स चाहिए। कितनी सेल्स चाहिए मिनिमम? 20 लाख की। अगर आपकी जैसे ही सेल्स 20 लाख की होती है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। अब जिसका टर्नओवर 20 लाख का नहीं है, जिसकी सेल्स 20 लाख की नहीं है, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपकी छोटी कंपनी 1% कंपनी कैसी होगी, छोटी। तो आपकी सिर्फ टर्नओवर कितनी है, 2 करोड़ की। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा चाहिए तो आपको फिर 1% कंपनी का टाइटल नहीं मिलेगा। इसमें मिनिमम एटलीस्ट कितना डायरेक्टर होना चाहिए, एक। ठीक है, और कितने से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते, 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते। मिनिमम एक डायरेक्टर, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स, 15 डायरेक्टर्स। ठीक है, तो 1% कंपनी। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो किस पे आएगा, पेड अप कैपिटल पे आएगा, टर्नओवर पर आएगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पर आएगा। इसका ऑडिट, इसका ऑडिट करने के लिए नहीं होएगा, 2 करोड़ से नीचे तक ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी क्या, प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट मतलब रोकता है, राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बताया। ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट ऑफ पास्ट एम्प्लॉई मेंबर्स टू 200। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे प्राइवेट कंपनीज में, 200 मेंबर्स होंगे। एक्सक्लूडिंग, कौन किसको काउंट नहीं करना, उसके आज के जो एम्प्लॉयज़ है और पास्ट में कोई उसका एम्प्लॉय रख रखा है तो वो 200 के अंदर काउंट नहीं होंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करना मेंबर्स के अंदर, एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करना। जब आप मेंबर्स की काउंटिंग कर रहे हो, चाहे वो एम्प्लॉय आज का है चाहे पास्ट का एम्प्लॉय है, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। चलो, इसके अंदर अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बात करते हैं किसकी, पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट कितने डायरेक्टर्स होने, कितने मेंबर्स होंगे, 7 मेंबर्स होंगे। मैक्सिमम नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितने मर्जी मेंबर्स हो सकते हैं। मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे, 3 डायरेक्टर्स होंगे। मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स है, 15 डायरेक्टर्स है। पब्लिक कंपनी हमेशा अपने नाम के आगे क्या लगाएगी, लिमिटेड वर्ड लगाएगी। ठीक है, a public company can raise its capital by issue of shares to public for subscription। तो ये जो पब्लिक कंपनी है किसको अपने शेयर्स बेचेगी, पब्लिक को। अ कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक में भी कैसी कैसी कंपनीज हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकती है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। अब इसके अंदर ये तीनों कंपनीज क्या क्या होती है इसको पढ़ लेते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इनका मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी, अ कंपनी हैविंग, पहले क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम इन टर्म्स द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। A company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount, कितने अमाउंट है, if any unpaid on the shares respectively by them is termed as company। मतलब सीधी सी बात है, आप देखो आपने रिलायंस कंपनी के अंदर पैसे लगाए कितने, मतलब आपने 100 शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स परचेज करे, 100 शेयर्स। एक शेयर मान लो कितने का था, 100 का। तो आपने कितना प्रॉमिस करा, हम कितने पैसे देंगे, 10,000 रुपये। आपने अभी उसको सिर्फ 100 रुपये का शेयर था, आपने सिर्फ अभी कितने पैसे दिए, 20। तो आप कितने पैसे देकर आए, 2,000 रुपये। कितने पैसे देकर आए, 2,000 रुपये। आपने कितना प्रॉमिस करा था देने का, दे के करते आए, 2,000 रुपये। तो यहाँ पर जो 8,000 रुपये जो है वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी। वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी। तो अब देखो, अब पढ़ के देखो, तो अमाउंट कितना है, इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। आपके पास कितने शेयर्स थे, 100, और उस पर कितना पैसा भी अनपेड था, 80। 20 तो आप क्या कर चुके थे, पेड कर चुके थे। उसको क्या बोला जाता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जितना आपने शेयर्स है उतने पैसे, और उस पर जो पैसा अनपेड है, 20 तो आप दे चुके हो ना, कितना नहीं दिया, 80 नहीं दिया। तो 8,000 क्या है, अनपेड लाइबिलिटी।
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, क्योंकि आपने कल को प्रॉमिस करा था 10,000 का, अभी आपने सिर्फ कितने दिए हैं, 2,000, तो बाकी अभी आपकी और कितनी लाइबिलिटी है, 8,000 की बस। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वहाँ पे उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। मतलब अगर कंपनी को जितना लॉस होएगा तो आपकी एसेट्स वगैरह बेच के कंपनी अपने पूरे लॉसेस को क्या करेगी, रिकवर करेगी। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, उसको रिकवर करेगी। आगे, Thus, in the event of winding up of unlimited liability, debts of the company shall be met from the private property of members. तो members की private property को भी बेच के हम क्या करेंगे, पैसे निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एक है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कितना लिमिटेड है, जितना आपने गारंटी करा। It is a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its winding up। आपने गारंटी कर रखा था कंपनी को कि कल को अगर कंपनी बंद होगी ना किसी भी चीज़ की वजह से, तो मैं कंपनी को कितने पैसे दूंगा, 10 लाख। ये आपने क्या कर रखी थी, गारंटी। तो जितना आपने गारंटी करा उतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बस चलो, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी। अब इसी चीज़ को इसने किसने दे रखा है, डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स ये वो, इसमें किसने दे दिया, टेबल्स के अंदर दे दिया, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, ओके। अब एक वर्ड आता है प्रोस्पेक्टस, एक वर्ड आता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, आप कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर बेचारी पब्लिक क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। पब्लिक क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। आप किसी भी, आज मैं तुम्हें बोलूंगा कि किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो पहले आप ये देखना चाहोगे ना कि कल को हम जो कंपनी को पैसे जो दे रहे हैं, कंपनी उसको कहाँ पे लगाएगी। आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, कंपनी का विजन पता होना चाहिए कि ये जो मेरे पैसे जो जा रहा है कहाँ पे लगने वाला है फ्यूचर के अंदर। आप किसी कंपनी को पैसे दे रहे हो, वो उस पैसे को फ्यूचर में तो खर्च करेगा। आज तो उसके पास पैसा है, आज जो पैसे जो लेगा आगे चल के उससे और अपनी कंपनी को एक्सपैंड करेगा, कुछ करेगा। तो क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि इस कंपनी को, मेरे पैसे को मैनेज कौन करेगा, कौन है टॉप लोग जो मेरे पैसे को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ पैसा लगेगा, उससे कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, उस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी ने आज क्या क्या कर रखा है, ये सब किस में लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस। वो सब किस में लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस। कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आपके पैसे को यूज करके बिजनेस को ग्रो करेंगे, आपको उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कंपनी कहाँ कहाँ पे पैसे लगाएगी, अगले 5 साल के बाद आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब किस में लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस। 150, 200 पेजेस के होते हैं ये प्रोस्पेक्टस ना। एग्रीमेंट तो कुछ नहीं होता, कल को डूब गए तो डूब गए, गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी कुछ नहीं है। कल को पैसे डूब गए तो डूब गए, देयर इज नो सच एग्रीमेंट। तो अ पब्लिक कंपनी इशूज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस in which terms and conditions of the issue are stated along with the purpose for which proceeds of issue of securities shall be used। पर्पस बताएंगे कि हमने ये जो आपसे शेयर्स जो खरीदवाए तो उसको किस चीज़ के लिए हम इस पैसे को यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, थोड़ा सा पता चला, डेफिनेशन आएगी नहीं लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब होते हैं कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ध्यान से देखना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी सच एज रजिस्ट्रेशन फीस। कंपनी को बनाने से पहले कुछ खर्चे लगते हैं। जैसे मान लो कंपनी को क्या करना है, लॉ के अंदर रजिस्टर करवाना है, एक लॉयर लगेगा जिसको हमें क्या देनी पड़ेगी, फीस। वो हमें बताएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट परचेज करोगे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगेगा, कुछ क्या लगेंगे, लीगल एक्सपेंसेस लगेंगे, लॉयर वगैरह की फीस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, कंपनी को रजिस्टर करवाओगे रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। मतलब कंपनी को पैदा करने से पहले बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, इधर उधर जाना करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सब भी तो लगती है। उसको क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी मतलब पहले, कंपनी को से पहले, कंपनी को बनाने से पहले जो खर्चे जो लगे उनको क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, इनको राइट ऑफ कहाँ से करते हैं, इनको खत्म कहाँ से करेंगे, अब भाई खर्चा तो करें, इनको काटेंगे कहाँ से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अभी क्या होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बताएंगे आप। मतलब इन खर्चों के पैसे कहाँ से आएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बताएंगे अभी आप। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी का क्या मतलब होता है, शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट ऑफ शेयर्स कंपनी रिसीव्स थ्रू द शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स बोथ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स।
इन दोनों को शेयर्स को बेच के कंपनी के पास जो पैसा आया उस पैसे को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा किसी को वापस करना है, और ये पैसा कहाँ से आया, शेयर से। और जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। व्हाट इज अ शेयर, शेयर इज अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। अब मान लो कंपनी जो है वो कितने की है, 100 करोड़ की। अब इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ, मान लो कंपनी का जो एक शेयर है वो कितने का है, 100 रुपये का। तो बोलो कितने शेयर्स है, 1 करोड़ शेयर्स होंगे ना। टोटल कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो कितने की है, 100 करोड़ की। एक शेयर है 100 रुपये का, तो कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 करोड़। तो यूनिट ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, यूनिट ऑफ शेयर्स है 1 करोड़ शेयर्स है हमारे पास। हर एक शेयर है 100 रुपये का, तो कंपनी की वैल्यू कितने की बनी, 100 करोड़ की कंपनी बन गई हमारी। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है देखो, अ शेयर इज अ यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो 100 करोड़ को डिवाइड कर दिया हमने 1 करोड़ यूनिट्स के अंदर। ईच शेयर हैज़ अ फेस वैल्यू, होल्डर्स ऑफ दी शेयर्स आर कॉल्ड द शेयर होल्डर्स। इनको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स, जो भी इन शेयर्स को खरीदते हैं, या फिर मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है सर, शेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस, एक होता है इक्विटी शेयर्स। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स कोई बता सकते हैं तो बता दो। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ डिफरेंस। हाँ देखो, इक्विटी शेयर्स सबसे ज़्यादा होते हैं रिस्की, और इसके अंदर होता है लेस रिस्क। इसके अंदर होता है लेस रिस्क, रिस्क है लेकिन कम रिस्क है। इसमें नो फिक्स्ड अमाउंट, या फिर नो फिक्स्ड डिविडेंड टू बी रिसीव। कुछ फिक्स नहीं है, टू बी रिसीव्ड कुछ फिक्स नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा। अब सर डिविडेंड का मतलब क्या होता है, तुम डिविडेंड डिविडेंड तो बोले जा रहे हो, लेकिन डिविडेंड का मतलब क्या होता है। लेकिन डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड तो आप लोग बोल रहे हो प्रॉफिट का हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। मतलब कंपनी को हुआ प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हमें बांटना है शेयर होल्डर्स को। तो जो शेयर होल्डर्स को हम जो प्रॉफिट जो बांट रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। के कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ये होता है फिक्स डिविडेंड, 9% 10% प्रॉफिट का वो क्या मिलेगा उनको, फिक्स्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नॉट फिक्स, ये होते हैं ओनर्स ऑफ कंपनी। कौन होते हैं, इनको बोला जाता है ओनर्स ऑफ कंपनी, और ये ओनर्स नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोला जाता है, कि ये कंपनी के एक तरीके से क्या है, मालिक। कितने परसेंट के मालिक है, जितना इन्होंने पैसे लगाया उतने परसेंट से कंपनी के क्या है, ओनर्स है। बात करते हैं और इक्विटी शेयर्स में और क्या होता है। इक्विटी शेयर्स के पास होता है वोटिंग पावर। क्या है, वोटिंग पावर। कंपनी के अंदर कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन में कौन बैठेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स बैठेंगे, प्रेफरेंस वालों को नहीं बुलाते। तो यहाँ पे नो वोटिंग पावर्स। अब बताओ इज्जत किसकी ज़्यादा है, इक्विटी के प्रेफरेंस की। ठीक है, तो इक्विटी की सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो इज्जत इक्विटी वालों की है, तो सबसे ज़्यादा रिस्की भी कौन है, इक्विटी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंपनी को अगर सुपर डुपर प्रॉफिट हो गया तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा, इक्विटी वालों को। क्योंकि ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा ना कितना बांटना है, इनका तो फिक्स्ड है। प्रेफरेंस वालों का तो क्या है, कंपनी का फिक्स्ड है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे बहुत ज़्यादा नुकसान हो, इनको 9% देना है तो 9% देना है। बहुत ज़्यादा अगर गेन हो गया, बहुत अच्छे कंपनी चलेगी, तो ये तो अनलिमिटेड है, कितना भी दे सकते हैं, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। देर इज़ नो सच लिमिटेशन, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा ब्रॉड बेसिस के ऊपर मैंने आपको क्या बता दिए, कुछ डिफरेंसेस बता दिए। अब इनकी अंदर से ये कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जैसे राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने से पहले किसको पे करते हैं, इक्विटी वालों को सबसे पहले पे करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, ये सबसे पहले किसको देंगे, प्रेफरेंस वालों को देंगे। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो किसको देंगे, इक्विटी वालों को देंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट्स में प्रेफरेंस वालों को देंगे, उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी। डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स आफ्टर इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहला हक किसका, प्रेफरेंस वालों। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे रेट कैसा होता है, फिक्स्ड। और यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रपोज्ड। कौन प्रपोज करता है भाई, कौन प्रपोज करता है, डायरेक्टर। हर साल डायरेक्टर्स प्रपोज करता है कि इतना प्रॉफिट हुआ है तो इतना इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड प्रपोज कर दो, 10% 15% 20%। ठीक है, एरियर्स ऑफ डिविडेंड,
अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्टेबिलिटी रिडेम्पशन की ज़रूरत नहीं है, वोटिंग पार्ट्स पढ़ लो। इनके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग पावर ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, किसी किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर इनके पास वोटिंग पावर्स है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग पावर इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, सारे सर्कमस्टांसेस की अगर हम बात करें तो इनके पास क्या होती है, वोटिंग पावर होती है। ठीक है। हाँ, जीमेल मेल पर वो आती है, येस और नो का ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको लॉगिन करके और उस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, तो आपका वोट पहुँच जाता है। ठीक है, दिखाऊंगा क्लास में खोल के। है, लॉस की भी कोई लिमिट नहीं है। आपने भाई सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होएगा, जितना आपने पैसे लगा रखा है उससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो लॉस तो लिमिटेड है टू द अमाउंट जो आपने कंपनी को दिया। अब आप कंपनी को ज़्यादा दो मत, तो ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। अब एक बंदे ने लगा रखे 1 करोड़, तो उसको लॉस कितने का हो सकता है भाई, 1 करोड़ की जीरो ही तो हो सकते हैं ना, उससे ज़्यादा क्या कर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात, जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा रिस्क बढ़ता जाएगा और उतना बड़ा तुम्हारे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट के भी तो चांसेस है, ज़्यादा प्रॉफिट को भी तो चांसेस है। अब देखो तुम, स्क्रीन को अगर तुम लोगों को दिखाएं थोड़ा सा, स्टॉप शेयर, आ जाओ जी। चलो बात करते हैं थोड़ा सा, शेयर्स के ऊपर चर्चा करके बड़ा ही मज़ा, ओ भाई साहब ऐसे लाला लोग होते हैं शेयर्स में जो लगाते हैं। समझ रहे हो, कौन सा शेयर दिखा दूँ तुम्हें। अच्छा, इस साल किसने करा है, टाटा पार। टाटा पार जिसके हमारे घर पे बिजली आती है, TPDDL, टाटा पावर डेली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। आज तो भाई स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे गई है। ठीक है, आज तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गई है, लेकिन अगर हम बात करें तो इस शेयर ने कैसा परफॉर्म करा है, एक पूरे साल की अगर हम बात करेंगे, हमको चाहिए पूरा साल, 52 वीक देख रहे हैं, हमें क्या देखना है, 52 वीक रेंज देखनी है। तो ये रही 52 वीक रेंज। एक साल में कितने कितने हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं ना। तो एक साल के अंदर ये सबसे लो कितना था, 121, और 121 रुपये इन्वेस्ट करके कितना हो गया, 298। कोई डिफरेंस बता सकता है कितना परसेंट कमाया, बोलो। 121 का कितना कितना हो गया, 298। तो परसेंटेज बताओ, कितना परसेंटेज आपने पैसे को ग्रो करा, निकाल के बताओ। तुम पहले दूध लाते थे, 32 रुपीज़ की थैली थी मिल्क की, 1 लीटर की, और मान लो वो अब हो गई 48 की, तो कितना परसेंट बढ़ा, बताओ। हाँ, कितना परसेंट बढ़ा, 32 से 48% हो गया। करो, प्राइस प्राइस प्राइस, 32 रुपीज़ प्राइस से जो मिल्क जो 32 का आता था 48 का हो गया, तो कितने परसेंट से पैसा बढ़ा, कितना, 50%। ये कैसे निकाल दिया तूने, 32 रुपए का जो मिल्क जो तुम लाते थे, आज वो 48 का हो गया। हाँ बोल। अच्छा, 16, 50%, कितने परसेंट से बढ़ा, परसेंट बताना कितने परसेंट से बढ़ा। हाँ, प्राइस नहीं, प्राइस तो मेरे को पता है, वो तो माइनस करके परसेंट, कितना परसेंट बढ़ा। सीधा तेरा आंसर ठीक है, तेरा आंसर कैसे पता। हाँ हाँ, 48, ठीक है। बोलो कैसे निकलेगा। अरे, हाँ हाँ, क्या आया। अरे, कोई तो निकाल दो क्लास में बैठा हुआ। हाँ भाई, कितना, अरे 32 रुपए की चीज़ 48 क्यों, 50 कैसे। हाँ हाँ, अच्छा, 112 रुपए की चीज़ 116 रुपए की होगी, अब बताओ। 112 की चीज़ 116 की होगी, अब बताओ। 16 की हो गई, तो कितना परसेंट प्राइस बढ़ा, 3.8%। अच्छा, ये तेरा आंसर लिखा हमने, बाकियों का भी देख लेते हैं। बोलो, 112 की चीज़ 116 की हो गई, तो कितना परसेंट प्राइस बढ़ा।
ये चीज़ें पता होनी थोड़ी सी ज़रूरी है। बुक में तो चलो अभी इस चैप्टर में तो काम नहीं आएगी, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना, 112 की चीज़ अगर 116 की होगी तो कितना परसेंट दाम बढ़ा। कोई कॉमर्स वाले बच्चे से पूछो, तुम्हें नहीं आता हो फिर। 2.8 लिख लेते हैं भाई। देखो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से इस पे पहुँचा ना, यहाँ से इस पे पहुँचा, कितने का अंतर आया, 4 रुपये का। तो चेंज लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, चेंज, कितना चेंज आया, 116 माइनस 112, 4 का चेंज आया, 4 का चेंज, डिवाइडेड बाय कितने से बढ़ा है, 4 रुपये कितने से बढ़ा है, 112 से बढ़ा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको करके देखता हूँ, इसको अगर मैं करता हूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 112 कितना आ जाएगा, 3.571%। ऐसे ऊपर का अगर करना है तो कैसे आएगा, 40, हाँ 48 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100। अब अगर उस शेयर की बात करें तो वो शेयर कितने का, 121 से 298 का हो गया। 121 से एक साल में, 121 से कितने रुपए का हो गया, 298 का हो गया शेयर। तो अगर इसका परसेंटेज निकाले, 298 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 121 इंटू 100, तो इससे पता चलेगा कि कितना परसेंट बढ़ गया शेयर। 298 माइनस 121 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, तो 146% एक साल में। बैंक में अगर पैसे डालते तो एक साल में कितनी की एफडी होती है। अब 146 डिवाइडेड बाय 6 कर दूं तो ये रेट इतने सालों में बैंक से मिलता, 146 डिवाइडेड बाय 6 कितना, 24 साल। 24 साल बैंक में इतना पैसे कमा पाते, और इसमें एक साल में हुआ। ठीक है, हायर द रिस्क हायर दी प्रॉफिट। अब रिस्क तो था, तो नीचे भी जा, लेकिन एक बात बताओ, पावर बना रही है कब, क्या काम है उसका, पावर बनाने का काम है टाटा का। पावर इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है। आज तुम्हारे पास गैजेट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब तो ईयरफोन्स भी चार्ज करने पड़ते हैं, पहले तो वो तार आता था, वो जैक में कनेक्ट करो तो वो थोड़ी ना चार्जिंग मांगता था, आज तो ईयरफोन्स भी चार्जिंग मांगते हैं। तो बिजली की कंजम्पशन तो बढ़ती जा रही है। हर किसी के घर में एक एसी से काम नहीं चल रहा, 2 एसी होते जा रहे हैं। आगे कार्स आएगी, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो किससे स्टार्ट होएगी, पावर ही तो चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो हमेशा बढ़ती तो रहेगी अभी, अगर हम देखें तो शेयर तो बढ़ना ही था। फिर पूरे 2 साल तक लोग क्या रहे, घर पे ही रहे, बिजली बिजली कंज्यूम होती रही। ठीक है, चलो, तो अभी हमने पढ़ा इन सब चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं अनदर एक इम्पॉर्टेंट राउंड। अब ये वाले वर्ड्स तो हर क्वेश्चन में यूज होंगे, हर क्वेश्चन में वाले वर्ड्स यूज होंगे। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, ये तो हर उस चीज़ के अंदर, वर्ड के अंदर यूज होने वाला है। ठीक है, कौन कौन से वर्ड, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। अब क्या होती है ऑथराइज कैपिटल, क्या होती है सब्सक्राइब कैपिटल, क्या होती है इशूड कैपिटल, अब ध्यान से समझ लेना। पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ। ऑथराइज कैपिटल मतलब, देखो कभी भी तुम्हें पब्लिक से जब पैसा लेना होता है ना, एक कंपनी है, कंपनी कंपनी है कंपनी, ठीक है, और ये है कंपनी का मालिक, मिस्टर चंदन लाल। कौन है ये मिस्टर चंदन लाल, ठीक है, ये कौन है, इसकी बड़ी सी कंपनी है, उस कंपनी का क्या है, मालिक। अब इसको पैसे चाहिए, बैंक अब इसको लोन नहीं दे रहा। बैंक क्यों नहीं लोन दे रहा, इसकी लिमिट खत्म हो गई, इसकी क्रेडिट लिमिट क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन इसका बिजनेस क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है, और ज़्यादा बिजनेस चाहिए। तो अब ये पैसा किससे मांगने के लिए गया, पब्लिक से। अब पब्लिक इसमें पैसा लगाएगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। अब पब्लिक को तो, अगर हम पब्लिक से अगर हम शेयर्स लेते हैं, मतलब पैसे लेते हैं, तो हमें कोई फिक्स डिविडेंड वगैरह पे नहीं करना। जैसे इक्विटी शेयर्स के अंदर कुछ चीज़ फिक्स देंगे, डिविडेंड देना है दो, नहीं देना मत दो। लेकिन बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो बैंक को इंटरेस्ट देना फिक्स्ड होता है ना, बैंक को इंटरेस्ट देना क्या है, फिक्स्ड, मैंडेटरी, जरूरी है, देना ही देना है, बच नहीं सकते। लेकिन पब्लिक से आपको, अगर आपने इक्विटी शेयर्स लिए, पैसे लिए इक्विटी शेयर्स के, तो कुछ भी देना फिक्स नहीं है, कुछ भी देना फिक्स्ड नहीं है। तो लोग बाग, हर कंपनी चाहती है उसके पास किससे पैसा है, पब्लिक से। और बैंक के पास अगर पैसे लेना है तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी रखवानी पड़ती है, कि भाई कोई एसेट वैसेट रखवानी है। तो अब इसके पास कोई एसेट नहीं थी तो बैंक ने कोई क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन पब्लिक के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई एसेट रखवानी है। और मजे की बात, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स नहीं है। लॉस है तो बोल देंगे इस साल लॉस हो गया, कुछ भी नहीं दे रहे। प्रॉफिट है तो जिस साल प्रॉफिट हो गया तो मजे, तुम्हें भी बांट देंगे हम थोड़ा सा, क्या दिक्कत है ना। अगर प्रॉफिट हो गया तो तुम्हें भी बांट देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन अब क्या है, पब्लिक
अब चंदन लाल से पूछा गया भाई पब्लिक से कितना पैसा चाहिए, ये तो क्या बोलेगा, जितना मर्जी दिलवा दो, जितना मर्जी दिलवा दो। इसने बोला लाओ 100 करोड़ रुपए दिलवा दो। अब ये पैसा मांगने के लिए सबसे पहले इससे क्या लेनी पड़ेगी, इसको अप्रूवल, क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल। किससे लेगा अप्रूवल, सेबी से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल। सेबी के पास जाएगा, बोलेगा, सेबी बोलेगा हाँ भाई चंदन लाल कितने पैसे चाहिए, बोलेगा 100 करोड़ मालिक, हो 1000 करोड़ मालिक। तो सबसे पहले सेबी क्या बोलेगा, चल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोल के दिखा। तो उसकी क्या चेक होगी, बैलेंस शीट चेक होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक होगा। पता चला कंपनी के अंदर प्रॉफिट ही होता है 10 करोड़ का हर साल का, पैसा कितना मांगने आ गया। तो सेबी वाला जो ऑफिसर होगा खींच के क्या लगाएगा, एक थप्पड़ चंदन लाल को, खींच के मारेगा, कहेगा तेरी कंपनी क्या है, 1% है जो तू मांगने के लिए आया है। कल को तूने 1000 करोड़ पब्लिक से लिया, कल को चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा भाई। 10-10 करोड़ रुपए कमा रहे, मांगने कितने आ गया, 1000 करोड़। तो इसकी एक लिमिट निकलेगी, क्या निकलेगी, लिमिट। सीधी सी बात है, इसकी क्या निकलेगी, औकात, कि भाई तेरी कितने पैसे तू चुका सकता है, सीधे। ऑथराइज्ड कैपिटल, इतने के लिए तू ऑथराइज्ड है कि इससे ज्यादा तू पैसा नहीं ले सकता। तो इसकी जो निकल के जो आई वो निकल के आई 5 करोड़ की। कितने की निकल के आई, 5 करोड़ की। इसको क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, कि भाई इससे ज्यादा तू पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। मैक्सिमम लिमिट तेरी कितनी है, 5 करोड़, इससे ज्यादा तू नहीं ले सकता। ठीक है, इसको लिमिट मिल गई कितने की, 5 करोड़ की। रोता रोता घर आ गया, 1000 करोड़ चाहिए थे, कितनी लिमिट आई, 5 करोड़ की। अब इसने मार्केट के अंदर किस चीज की डिमांड डाल दी, पब्लिक से 5 करोड़ की। ठीक है, चलो अभी 5 करोड़ की नहीं, ये कर सकता था 5 करोड़, लेकिन अभी इसने बोला कि चलो अभी से पब्लिक से कितना पैसा लेते हैं, 3 करोड़। इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज कितना था ये, 5 करोड़ के लिए, और अभी इस साल सिर्फ लोगों से कितना पैसा ले रहा है, 3 करोड़। कह रहा है 2 करोड़ अगले साल ले लेंगे, अभी इस साल कितना लिया, 3 करोड़। इसको क्या बोलेंगे, इशूड शेयर कैपिटल। मतलब मार्केट में कितने शेयर लगा दिए बेचने के लिए, 3 करोड़ के शेयर लगा दिए बेचने के लिए। उसमें से लोग, कोई जानता नहीं था चंदन लाल को, कोई जानता नहीं था, सिर्फ बिके कितने के शेयर्स, 1 करोड़ के। इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब, जो आपको जानता है वही तो क्या करता है, सब्सक्राइब। और आज की डेट में जो जानता है वो भी सब्सक्राइब नहीं करता। कितने बच्चे तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा होगा, कर रखा, कर रखा। अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो ऑथराइज क्या था, मैक्सिमम लिमिट जो आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो। अभी हमने डिसाइड करा सिर्फ कितने शेयर बेचेंगे, 3 करोड़ के शेयर बेचेंगे। तो वो क्या हो गया, इशूड शेयर कैपिटल, कि अभी सिर्फ कितने शेयर बेच रहे हैं, उसमें से 1 करोड़ लोगों ने शेयर्स परचेज करा, उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। समझे मेरी बात, नहीं समझे, ठीक है। समझे नहीं समझे, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। तो मैंने आपको एक बार ऑथराइज भी समझाया, इशूड भी समझाया और सब्सक्राइब भी समझाया। आपसे पढ़ना पढ़ना ही तो बाकी है, क्या पढ़ेंगे, ऑथराइज कैपिटल को और क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, तो नॉमिनल कैपिटल देखो, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल स्टेटेड इन, कहाँ पे लिखी होती है, मैक्सिमम लिमिट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। मैक्सिमम अमाउंट, तुम्हें किसके ऊपर फोकस करना है, देखो ग्रीन बत्ती देखो, मैक्सिमम अमाउंट डाटा कंपनी कैन रेज एज शेयर कैपिटल। तो शेयर से जो तुम मैक्सिमम पैसा जो रेज कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। तो आप इक्विटी शेयर से भी पैसा ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर से भी पैसे ले सकते हो। अब एक बार इशूड कैपिटल को पढ़ ले, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल बच्चा है किसका, ऑथराइज कैपिटल का। ये कभी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकता है, सर हमारी ऑथराइज कैपिटल थी 5 करोड़ ले सकते हैं, तो क्या हम 7 करोड़ का इशू कर सकते हैं, नहीं। ये हमेशा या तो ऑथराइज के बराबर होएगा या उससे क्या होएगा, कम होएगा। इट इज पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। इट इंक्लूड्स बिसाइड शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडर। इसको छोड़ो, अभी नहीं समझोगे, शेयर सब्सक्राइब्ड बाय सिग्नेचर जैसे। तो लास्ट वाली लाइन पढ़ लो, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट इशूड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड कंपनीज ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो मतलब ये बच्चा है किसका, ऑथराइज कैपिटल, हिस्सा है एक छोटा सा। ठीक है, और ये किससे ज्यादा नहीं हो सकता, किसके ज्यादा नहीं हो सकता, ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर होगा या कम होगा, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। और लास्ट कौन सी है, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल किसका बच्चा है, सब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल।
अब भाई तुमने लोगों से कितना बोला है कि मेरे को कितना पैसे दो, 3 करोड़, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता ना, तुमने मांगा ही था 3 करोड़, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच द कंपनी हैज़ इशूड फॉर कैश, कैश में वो जो बेचना चाहती है। ठीक है, और कौन सी लाइन पढ़ाएं आपको, बस इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब समझ गए थे सब चीज़ का, जो मैंने आपको जो सिखाया पूरा। ठीक है, पूरा ही चंदन लाल के फॉर्म में। ठीक है, तो मैक्सिमम इसकी लिमिट इसने जो दी थी ऑफिसर ने 5 करोड़ की दी थी। ठीक है, और ये अभी इस साल कितना चाहिए था इसको पब्लिक से, 3 करोड़ रुपए, कंपनी ने सिर्फ कितने पैसे लगाए, 1 करोड़। ठीक है, चलो ओके। तो आज की डेट में इस चैप्टर को इतना ही ख़त्म करें कि और पढ़ने की इच्छा है, और पढ़ने की इच्छा है, चलो एक छोटा सा और पढ़ लेते हैं, एक छोटी सी चीज़, मतलब एक मुकाम पे ख़त्म करेंगे ना आज। चलो, अब सब्सक्राइब्ड में भी जो है ना दो हिस्से होते हैं, देखो सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड अभी मैंने तुम्हें समझाया, सब्सक्राइब के भी दो पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब इसका क्या मतलब है, देखो 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 देखो, कितने शेयर्स बेचने के लिए निकला था चंदन लाल, 3 करोड़। ठीक है, उसमें से कितने इसके बिके थे, 1 करोड़। उसके अंदर दो कैटेगरी के लोग थे, एक ए कैटेगरी का बंदा था, एक बी कैटेगरी का बंदा था। ठीक है, ए का क्या था, ए ने बोला मैं 50 लाख शेयर परचेज करूंगा, बी ने भी क्या बोला मैं 50 लाख शेयर परचेज करूंगा। एक एक शेयर कितने का था, 10-10 रुपए का, एक एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का। इसने पूरे पूरे पैसे दे दिए, इसने पूरे पूरे पैसे दे दिए, इसने पूरे पूरे पैसे दे दिए। ठीक है, और अभी सर ये एग्जाम्पल गलत हो गया ना, फिर बच्चे हंसेंगे, फिर कहेंगे 5-5 करोड़ रुपए ले, मान लो 5-5 लाख के शेयर्स हो गए, और इसने 10 रुपए का शेयर था, पूरे 10 रुपए दिए, 10 का शेयर था, इसने दिए सिर्फ कितने, 5 रुपए। 10 का शेयर था, अभी से कितने दिए, 5 रुपए, कह रहा 5 रुपए जो है ना 2 महीने के बाद ले लेना या 1 महीने के बाद ले लेना। इसके क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। इसने सब्सक्राइब तो कर दिया, 5 लाख रुपए के शेयर तो बोल दिए मैं खरीदूंगा, लेकिन फुली पेड नहीं है, सिर्फ कितना पेड है, पार्शली पेड। इसको क्या बोलेंगे, पार्शली पेड। 10 में से कितना पैसा पे करा है, 5। हाँ, 50% पैसे पे कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, मतलब 10 का शेयर था, 10 रुपए आ गए। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, अब 10 का शेयर था, कम पैसे आए। ठीक है, 7 रुपए आए, 8 रुपए आए, 5 रुपए आए, 4 रुपए आए, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में क्या लिखा है, शेयर्स आर क्लासिफाइड एज सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द शेयर एंड कंपनी हैज कॉल्ड अप, कंपनी ने पैसे मंगवाए पूरे 10 रुपए एंड हैज ऑल्सो रिसीव्ड इट, पूरे 10 रुपए मिल गए, मंगवाए 10 रुपए, मिल भी गए 10 रुपए, उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और बात करते हैं किसकी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। शेयर्स आर क्लासिफाइड एज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, कंपनी हैज कॉल्ड द टोटल फेस वैल्यू, कंपनी ने 10 रुपए मंगवाए बट हैज़ नॉट रिसीव्ड इट, लेकिन पूरा पूरा नहीं मिला, कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड। ठीक है, तो 10 रुपए मंगवाए थे और पूरे पूरे 10 रुपए नहीं मिले, कुछ पार्ट ही मिला, उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। ठीक है, समझे, काफ़ी चीज़ें पढ़ाई आज, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हमने। नेक्स्ट क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो है ना क्वेश्चन स्टार्ट करवा देंगे, सही था, थ्योरी समझे। आज जनरल एंट्रीज वगैरह और थोड़ा सा थ्योरी सी पढ़ेंगे 15-20 मिनट, उसके बाद हाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा थ्योरीज को। ये पूरी बैलेंस शीट लर्न करेंगे, हाँ बैलेंस शीट भी तो लर्न करनी है पूरी, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़, अंदर की भी चीज़ लर्न करनी है, ऊपर नीचे, हाँ ये पूरा पेज ये पूरा याद करना है, सीक्वेंस मेंटेन होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, तो ये पूरा का पूरा हमें क्या करना है, लर्न करना है। एक वर्ड अंदर का भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ABCDE, ABCDEF, इसको भी सारा क्या करना है, ठीक है, लर्न करेंगे। चलो बाय बाय, आज की क्लास